स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, बीजेपी अपने दम पर 272 का जो आंकड़ा है वो नहीं छू पाई है 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, और इसी की वजह से अब उसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपने अलाइज। और आपको पता है जो दो सबसे बड़े किंग मेकर के तौर पर सामने आए हैं, एक है चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। दोनों का जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सरकार बनाने के लिए। तो अब क्या होगा कि यहां पर काफी ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स, बहुत सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है 10 साल पहले का समय, 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो होता था कि जब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं होती है तो आपके अपने अलाइज की कई सारी चीजों को सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है, अदरवाइज सरकार नहीं बन पाती है। अब देखना होगा कि यहां पर कितना प्रेशर वो डाल पाते हैं। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये जो मांग है, लेट मी टेल यू, दोनों ही आंध्र प्रदेश और बिहार के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट मांग है अलाइज की। तो इसको थोड़ा हम समझेंगे कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और बिहार को ये क्यों चाहिए, उनका क्या कहना है, रीजंस क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 10 जून से हमारा जो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए आपके पास एग्जैक्टली 1 साल बचे हैं यहां पर प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि 2025 में आप प्रीलिम्स का एग्जाम लिख सकें। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं मेंस और इंटरव्यू, वो सारी चीजें आपके इसी बैच के अंदर इंक्लूड की हुई हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि नई सरकार बनाने के लिए काफी सारे प्रयास चल रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बीजेपी 272 क्रॉस कर देती तो इतनी ये सारी चीजों की बात ही नहीं होती। लेकिन क्या है कि बीजेपी के इस समय 240 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, और इसकी वजह से उनको सहायता लेनी पड़ी है टीडीपी जिनके पास 16 सीट हैं, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, उनके पास 12 सीट हैं। इन दोनों के बिना एनडीए गठबंधन नहीं बन सकता, मतलब सरकार नहीं बन सकती। तो यहां पर इनके द्वारा कई सारे डिमांड्स किए जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लगातार मीडिया में कई जगह सुन रहे होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये होता क्या है, व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा। आपको पता है हमारे देश के अंदर हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंस का वो कैसे होगा, राज्यों के पास कितना पैसा जाएगा, किस राज्य को कितना जाएगा, ठीक है, वो मेथड यहां पर निकाला जाता है। तो 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हमारे देश के अंदर जिनको एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि उनको गरीबी से बाहर निकाला जाए, वहां पर ग्रोथ और ज्यादा तेज किया जाए, और कई ऐसे राज्य हैं जिनका हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज रहा है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि जैसे मान लो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में काफी सारे आपको ट्रीज, मतलब फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेंगे। अब उत्तराखंड सरकार कह सकती है कि हम उस फॉरेस्ट एरिया को काटना चाहते हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, हम बेचकर और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हम लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर सकें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है उससे क्लाइमेट को नुकसान होगा, एनवायरमेंट को नुकसान होगा, प्लस साथ ही साथ उत्तराखंड जो है वो आपका बॉर्डर एरिया पर भी आता है। तो इन सारे कारणों की वजह से उसको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। उसी प्रकार से बाकी भी कई राज्य हैं। फिर इसके अलावा हिस्टोरिकल जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, फॉर एग्जांपल आप बिहार की बात करिए या फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, वहां पर जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड किए गए थे, तो जो रिच पार्ट है उस स्टेट का, रिसोर्सेज वगैरह, वो आपका दूसरे राज्य के अंदर चला गया, तो उनको कुछ डिसएडवांटेज हुआ। तो यहां पर कई सारे कारणों की वजह से हम उनको एक्स्ट्रा फोकस देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते हैं, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन फाइनली क्या होता है मैं आपको बता दूं, 14th फाइनेंस कमीशन में इसको हटा दिया जाता है। जो 14th फाइनेंस कमीशन अभी जस्ट 10 साल पहले आया था, उसमें यह कहा गया कि यहां पर हम
चाहते हैं कि सभी राज्यों का जो डिवोल्यूशन है, जो पैसा हम दे रहे हैं उसको ही इंक्रीज कर दें। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जो पैसा देती थी वो करीब 32% हुआ करता था, इसको डायरेक्टली बढ़ाकर 42% कर दिया गया। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि अब हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतिहास में देखोगे तो लगभग 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। एक तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, चाहे वो सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मतलब 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, फिर इसके अलावा यहां पर जो 3 राज्य और हो गए। तो इन टोटल को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहां पर कई और राज्य इसकी मांग करने लगे, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में आपको पता है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये राज्यों की मांग होने लगी कि हम अभी काफी पिछड़े हैं, हमें यहां पर एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता है। क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर जिन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है उनको इससे फायदा क्या होता है, पहले उनको क्या फायदा होता था, तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या है ना कि बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे टैक्स ब्रेक हो गया, मतलब जो टैक्सेस वगैरह का डिवोल्यूशन होता था इन स्टेट्स में ज्यादा जाता था। फिर इसके अलावा स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप किया जाता था कि वहां पर और डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। रिजर्वेशन मिलता था लोकल गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स चलती हैं जिनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। उसमें नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा अपनी तरफ से देती है और राज्यों को 40% पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन जिन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा कंट्रीब्यूट करती है और सिर्फ 10% ही राज्यों को कंट्रीब्यूट करना होता है। आप समझ रहे हो कितने सारे एडवांटेज हैं। फिर इसके अलावा उन राज्यों में जो लोग एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं उसमें उनको और छूट दी जाती है, सब्सिडीज मिलती हैं। तो इससे होगा क्या कि लोग वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करेंगे, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस काफी मायने रखता था और हर राज्य ये चाहती थी कि उनको ये स्टेटस मिल जाए। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, कि आंध्र प्रदेश क्यों चाहती थी कि वो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले। सिंपल सी बात है, 2014 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। वो ये था कि आंध्र प्रदेश पहले काफी बड़ा हुआ करता था, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो हैदराबाद और ऊपर ये पूरा तेलंगाना। तो 2014 में स्टेट जो है वो डिवाइड हो जाता है और ये बन जाता है तेलंगाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था, जिस जगह से, वो आपको पता है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की कैपिटल उस समय हुआ करती थी, राइट। तो अब क्या है कि यहां पर जो हैदराबाद है वो चला गया तेलंगाना के पास, तो ज्यादातर रेवेन्यू वगैरह अब किसके पास जाएगा, तेलंगाना के पास जाएगा। इसको देखते हुए मतलब अब ऑब्वियस सी बात है ना, ये जो आंध्र प्रदेश आज के डेट में है इनको तो डिसएडवांटेज हुआ। इसको देखते हुए उस समय की यूपीए सरकार, क्योंकि जब ये डिवाइड हुआ था तो यूपीए सरकार के आखिरी ईयर में जो है इसको पास किया गया था। यूपीए सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम आपका जो लॉस हो रहा है रेवेन्यू का वो सब कुछ कॉम्पनसेट करेंगे और एक्स्ट्रा पैसे वगैरह हम आपको देंगे। फिर क्या होता है कि यूपीए की सरकार चली जाती है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, एनडीए गवर्नमेंट आती है। और उस समय अगर आप देखोगे तो 2014 से 2019 के बीच में जो अभी चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के, वही चीफ मिनिस्टर थे। फिर इसके अलावा 2019 से 24 अभी वाईएस जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ही ने काफी प्रेशर डाला था, कोशिश किया था कि आंध्र प्रदेश को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, लेकिन यहां पर नहीं मिला अभी तक। अब देखिए, इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आंध्र प्रदेश ने रीजन क्या दिया है कि हमें क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए, नीति आयोग की तरफ से कुछ यहां पर बताया गया था कि प्रेजेंटेशन में कि हमें इतना रुपए की आवश्यकता है, आंध्र प्रदेश को इतना देना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का कहना था कि नहीं, हमें इससे ज्यादा की आवश्यकता है। जैसे कि बोला गया कि 2015-20 में 15 से 20 में आंध्र प्रदेश को 22,000 करोड़ रुपए देना चाहिए डिवोल्यूशन, एक्स्ट्रा पैसा। लेकिन यहां पर आंध्र प्रदेश का कहना था कि नहीं, ये गलत है, हमें कम से कम 66,000 करोड़ रुपए और चाहिए। फिर इसके अलावा यह भी बोला गया कि देखिए, जब आंध्र प्रदेश बाइफरकेट हुआ था, डिवाइड हुआ था 2014 में, तब हमारे ऊपर जो कर्ज था वो 97,000 करोड़ था। लेकिन डिवाइड होने के बाद आज के डेट में आंध्र प्रदेश पर आप देखोगे तो करीब 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश का कहना है कि हमें और पैसे की आवश्यकता है। फर्दर यहां पर आंध्र प्रदेश यह आर्ग्यू करता है कि देखिए, जब बाइफर्केशन हुआ था 2014 में, तब देखिए 59% पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश के पास आ गई। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा किधर चली गई, आंध्र प्रदेश के पास चली गई। कर्ज ज्यादा किसके पास चला गया, आंध्र प्रदेश के पास चला गया। इस तरह की बहुत सारी जो
बर्डन वाली चीजें हैं वो आंध्र प्रदेश पर आई, लेकिन रेवेन्यू कितना आया? रेवेन्यू सिर्फ 47% आंध्र प्रदेश के पास आया और ज्यादातर रेवेन्यू चला गया तेलंगाना के पास। तो ये उनके साथ गलत हुआ, ऐसा कहना है। जैसे कि एग्जांपल बताया गया कि 2013-14 में बाइफर्केशन के जस्ट पहले आप देखोगे आंध्र प्रदेश से जो एक्सपोर्ट होता था सॉफ्टवेयर का, उसकी वैल्यू थी 57,000 करोड़, जिसमें से अकेले हैदराबाद सिटी से 56,500 करोड़ जाता था। मतलब सब कुछ हैदराबाद से ही एक्सपोर्ट होता था सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हैदराबाद चला गया तेलंगाना के पास, तो इनके पास तो जीरो बचा। तो इसलिए इनका कहना है कि हमें ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है कि आज के डेट में आंध्र प्रदेश एक एग्रेरियन स्टेट बनकर रह गया है, जहां पर जो रेवेन्यू डिसेबिलिटीज हैं, मतलब कि बहुत सारे इश्यूज हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पर 2015-16 में पर कैपिटा रेवेन्यू अगर आप देखोगे तेलंगाना का वो 14,000 करोड़ था, लेकिन वही अगर आप आंध्र प्रदेश का देखोगे तो इट इज जस्ट 8,000 रुपीज। आ रहा है समझ में? फर्दर आप देख सकते हैं यहां पर उनका यही कहना है कि यूपीए ने हमें वादा किया था, यह वादा पूरा नहीं हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश की मांग है। अब जहां तक बिहार का सवाल है, मैं आपको यह भी बता दूं कि बिहार में भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगातार डिमांड करते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए। बिहार शुरुआत से ही हमेशा गरीब रहा है, जब तक हम उसको स्टेटस नहीं देंगे तब तक यहां पर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनफैक्ट यहां पर उनका यह भी कहना है कि जैसे आंध्र प्रदेश डिवाइड हुआ था, वैसे बिहार भी, तो आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय यहां पर 3 राज्यों का डिवाइड किया गया था। मध्य प्रदेश, यूपी में उत्तराखंड निकला वहां से, और बिहार से निकला झारखंड। तो यहां पर क्या है कि ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज कहां चला गया? झारखंड के पास चला गया। तो इसकी वजह से बिहार में आज के डेट में कम अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट के, ग्रोथ के और एम्प्लॉयमेंट के, और बिहार आज के डेट में पुअरेस्ट स्टेट है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल ही आपको याद होगा जो डेटा, सोशियो इकोनॉमिक डेटा रिलीज किया गया था, उसमें बताया गया कि बिहार में जितने भी फैमिलीज हैं, करीब 2.7 करोड़ फैमिलीज, उसमें से 34% मतलब 94 लाख फैमिलीज का आपको पता है यहां पर अर्निंग कितनी है पर महीना? इट इज लेस देन 6,000 रुपीज। कैन यू इमेजिन? 34% फैमिलीज की जो रेवेन्यू है, इट इज लेस देन 6,000 रुपीज। क्या आपको लगता है आज के डेट में चल पाएगा परिवार? तो इसके लिए यहां पर लगातार अब प्रेशर बनाया जा रहा है जेडीयू और टीडीपी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि आप हमें ये स्पेशल स्टेटस दीजिए। अब देखिए, आप में से कई लोग पूछेंगे सर आपका क्या सोचना है कि मिलना चाहिए नहीं मिलना? देखो, मेरे ख्याल से ये कई सारी जो मांगे हैं वो शायद अब पूरा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो शायद बाहरी तौर से ना करे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर आप एक बार दे देते हो ना, क्योंकि अभी के लिए बंद कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया था 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अब क्या है कि वापस से अगर इसको डायरेक्टली स्टार्ट किया जाएगा तो और भी राज्य आएंगे, तो लगातार इसकी वजह से बहुत बड़ा घमासान मच सकता है। तो हो सकता है कि इनडायरेक्ट तरीके से इन राज्यों को, अब बिहार और आंध्र प्रदेश को गवर्नमेंट कुछ मदद करे। अब कितना करेगी, क्या होगा, वो समय बताएगा, लेकिन डेफिनेटली ये होगा, नेगोशिएशंस वगैरह चलेंगे। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताना। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो गिफ्ट एंड गुड से रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।